नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक व्यक्ति का मोटर ओडी क्लेम केस एक्सपीरियंस साझा कर रहा हूं और उनको इस क्लेम में क्या क्या मुश्किलें आईं और किस तरीके से उन मुश्किलों का उन्होंने सामना किया, उनका हल ढूंढा और अपना वाजिब क्लेम हक लिया। तो बिना कुछ देर किए इसको शुरू करते हैं। तो ये जो साहब हैं जिनकी ये क्लेम स्टोरी है, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है मुंबई के पास, थाने डिस्ट्रिक्ट में ये कोई गांव है इनका, वहाँ के ये रहने वाले हैं। तो इनके पास एक मारुति वैगन आर कार CNG मॉडल है और ये 2019 मॉडल कार है और इसका बीमा ये जो policybazaar.com के थ्रू इन्होंने इसका बीमा कराया था। बीमा इनका मोटर ओडी पैकेज पॉलिसी और इसमें गाड़ी की ID भी 3,05,000 समथिंग, 3,05,833 रुपये। 21/8/2022 से 20/8/2023 तक इसकी वैलिडिटी थी और ठीक ठाक इनकी ये गाड़ी थी। ये 15 अगस्त 2022 को इस गाड़ी से पनवेल से ये कहीं जा रहे थे, पनवेल होते हुए महाराष्ट्र में, और ये गाड़ी किसी वजह से, मुझे एग्जैक्टली एक्सीडेंट का नहीं पता, लेकिन इतना मालूम है कि ये जो भी शायद डिसबैलेंस होकर डिवाइडर से टकराई सामने की तरफ से। तो ये गाड़ी सामने और अंडर कैरेज फ्रंट साइड से ये डैमेज हुई और इस गाड़ी में जैसे बम्पर, फ्रंट क्रॉस, फ्रंट मेंबर्स, रेडिएटर, कंडेंसर, कंप्रेसर, दोनों एप्रन्स, राइट साइड का सस्पेंशन, ड्राइव शाफ्ट, फ्रंट स्टर्ट RH और इंजन ऑयल पैन डैमेज हुआ है। वो जो ऑयल पैन होता है इंजन का, वो डैमेज हुआ। गियर बॉक्स की जो केस होता है, तो गियर बॉक्स की एक तरीके से बॉडी का ही है, वो भी इसमें टूटी, डैमेज हुई। तो इस तरीके से मैकेनिकल पार्ट्स का ज़्यादा लॉस था इसमें। बॉडी पार्ट्स काफ़ी कम थे, बम्पर का लॉस था, या फिर जो एप्रन होती है जिन्हें जो सामने दोनों पहियों के ऊपर का पोर्शन होता है उसको एप्रन बोलते हैं, और लेग भी बोलते हैं उसको, गाड़ी के पाँव भी बोलते हैं। तो वो चूँकि डिवाइडर से टकराई थी तो वो भी डैमेज हुई थी। तो इस तरीके से ये सामने से गाड़ी डैमेज हुई और इसके बाद इस गाड़ी को वहीं थाने में मारुति के जो डीलर हैं उनकी वर्कशॉप पर इसको शिफ्ट किया गया और बीमा कंपनी को सभी संबंधित आवश्यकताओं के साथ क्लेम की सूचना दी गई। वर्कशॉप ने 20 अगस्त 2023 20/8/2023 की डेट में एक इसके लिए रिपेयर एस्टीमेट तैयार किया था और ये एस्टीमेट लगभग 2,44,000 के आसपास था। इसके बाद बीमा कंपनी की तरफ से एक सर्वेयर साहब आए वर्कशॉप पर, उन्होंने गाड़ी का सर्वे किया। सर्वे के बाद ये वर्कशॉप ने उस जो रिपेयर एस्टीमेट था उसको रिवाइज़ किया, उसको और बढ़ाया। अब ये 2,98,582 रुपये का किया और इसकी कॉपी बीमा कंपनी को और अप्रूव्ड सर्वेयर साहब को इन्होंने दे दी। इसके बाद साहब समय बीतता गया, ये वर्कशॉप से पूछते साहब मेरी गाड़ी का क्या हुआ, वो कहते अभी अप्रूवल नहीं आया, कंपनी जब बताएगी तो हम आपको बता देंगे। खैर ऐसी समय बीतता गया। एक दिन इनको, और जिन सर्वेयर साहब ने सर्वे किया उन्होंने इनसे ना तो बातचीत की, ना इनसे पूछा कि साहब आप क्या चाहते हैं, या उन सर्वेयर साहब की क्या रिकमेंडेशन, अप्रूवल इस क्लेम को लेके है, तो वो कुछ भी जानकारी उन्होंने
नहीं दी। ये सच पूछिए तो ये जानते ही नहीं थे कि बीमा कंपनी ने किस सर्वेयर साहब को इस क्लेम में अपॉइंट किया है, इन्हें इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद जब काफ़ी समय बीत गया तो बीमा कंपनी से इनको फ़ोन भी आया, मेल भी आई, और उस मेल में लिखा था कि साहब आपकी गाड़ी नेट ऑफ साल्वेज मोड सेटलमेंट के लिए हमारी सर्वे रिपोर्ट में रिकमेंड किया गया है। तो ये एक टोटल लॉस क्लेम है और कंपनी टोटल लॉस बेसिस पर ये क्लेम सेटल करेगी, और इसके लिए कुछ पेपर्स की इनसे डिमांड की गई कि एक तो फोरक्लोजर, अगर इसमें बैंक का लोन है तो फोरक्लोजर स्टेटमेंट की मांग की गई, और बैंक की NEFT डिटेल्स की मांग की गई, और इनसे जो इसी तरीके से कुछ और भी डिटेल्स, और हाँ, इनसे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की डिमांड की गई। इन्हें इस मेल में बताया गया और फ़ोन पे भी बताया गया कि आपकी गाड़ी को 3,03,000 में साल्वेज के तौर पे बेचा जाएगा, एक ग्राहक मिल गया है, और ये सब आप आवश्यकताएं पूरी कर दो, शेष पैसे फिर आपको 3,03,000 डायरेक्ट आपको जो कबाड़ी जो गाड़ी लेगा तो वो आपको देगा, बाकी जो बचे हुए पैसे हैं वो बीमा कंपनी दे देगी। तो इन्होंने जो साल्वेज वैल्यू बताई वो 3,03,000 रुपये बताई, जबकि गाड़ी की IDV 3,05,833 रुपये थी। यानी कि बीमा कंपनी ने जो साल्वेज वैल्यू बताई वो लगभग गाड़ी की IDV वैल्यू के बराबर, यानी बीमित राशि जो है उसके बराबर थी। यानी इंश्योर्ड को इसमें 1,000 कंपलसरी एक्सेस क्लोज हो गई, तो लगभग 1,800 रुपये के आसपास का क्लेम देना बीमा कंपनी ने तय किया था। तो इस ऑप्शन में बीमा कंपनी की जो नेट लाइबिलिटी क्लेम सेटलमेंट में आ रही थी वो 1,800 रुपये के आसपास आ रही थी। तो सोचने वाली बात है कि लगभग 98% या 98% मान लेता हूँ, मैंने कोई परसेंटेज नहीं लगाई, लेकिन उसमें फ़र्क ही 2,000 का है IDV और इनकी जो ये जिसको ये साल्वेज वैल्यू बता रहे हैं और उसको साल्वेज कह रहे हैं। तो बड़ा अफसोस होता है ऐसे आदमी की सोच को देखते हुए या उसकी बेईमानी की नीयत को देख के, बड़ा दुख होता है कि उसको वो साल्वेज बता रहे हैं और टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट बता रहे हैं, और कंपनी जो जिसमें सिर्फ 1,800 रुपये दे के क्लेम सेटलमेंट करने के लिए कह रही है। तो सब इंश्योर्ड बहुत परेशान हुए, और महीना अगस्त से सितंबर आ गया, और सितंबर में 23 सितंबर के आसपास 23 सितंबर 2023 को इन्होंने मुझसे संपर्क किया और मुझे ये सारी जानकारियाँ दी। तो मैंने इनको बताया साहब ये जो तरीका है ये तो इलीगल तरीका है और ये बहुत ही चलन में है। बीमा कंपनी अपनी क्लेम में लाइबिलिटी को कम करने के लिए इस तरीके से क्लेम सेटलमेंट करने के लिए दबाव बनाती है, और कई बार गाड़ी में इतना लॉस भी नहीं होता, लेकिन ज़बरदस्ती येन केन प्रकरण टोटल लॉस करने में लग जाती है। तो हो सकता है आपकी गाड़ी का भी पहले एस्टिमेट कम था, इसलिए बीमा कंपनी या जो भी सर्वेयर साहब थे उन्होंने उस एस्टिमेट को वर्कशॉप से कह के बढ़वाया और उसको लगभग 2,98,000 कराया। और ये शायद इसी वजह से जिससे इसको बीमा कंपनी फिर इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस बेसिस पे सेटल कर सके, और ये आपकी जो देनदारी बीमा कंपनी की देनदारी कम हो सके। तो ये एक इलीगल तरीका है। आप इसके लिए बीमा कंपनी में इलीगल तरीके के लिए शिकायत कीजिए और बीमा कंपनी से कहिए साहब ये मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 55 के अगेंस्ट है और आप टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट नहीं चाहते, और तो ये सब आप मेल कीजिए। फिर बीमा कंपनी हो सकता है कि आप पार्शियल लॉस बेसिस पर तैयार हो जाए, क्लेम सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो जाए।
ये व्यक्ति भी पार्शियल लॉस बेसिस पे ही क्लेम सेटलमेंट चाहते थे। इन्होंने साहब, और मैंने इन्हें बहुत सारे व्हाट्सएप पे एग्जांपल दिए जो इस किस्म के केस थे जिन्हें बीमा कंपनी पहले कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस बेसिस पर सेटल करने के लिए दबाव बना रही थी, जहां इंश्योर्ड ने फिर अपनी मर्जी से बीमा कंपनी को बताकर और अप्रूव्ड सर्वेयर को बताकर गाड़ी को रिपेयर कराया, और जो बाद में लास्ट में आके कंपनी पार्शियल लॉस बेसिस यानी रिपेयर बेसिस पर सेटलमेंट करने के लिए तैयार हुई और इंश्योर्ड को क्लेम दिए। तो ऐसे मैंने इन्हें बहुत सारे एग्जांपल शेयर भी किए। उसके बाद साहब बीमा कंपनी ने कुछ दिन कम्युनिकेशन के बाद इनसे कहा साहब ठीक है, आप लीगल आप कह रहे हैं तो फिर हम आरसी कैंसिलेशन के लिए तैयार हैं। फिर इन्हें एक नया ऑफ़र दिया बीमा कंपनी ने। अब बीमा कंपनी ने कहा कि साहब आप ठीक है आरसी वही फोरक्लोजर दीजिए, फाइनेंशियल जो भी बैंक है उसकी डिटेल्स दीजिए एनईएफटी की, और एक कुछ डिटेल और मांगी, और आरसी कैंसिलेशन करा कर दीजिए। इन्होंने आरसी कैंसिलेशन के लिए अब वैल्यू 1,18,000 रुपये 1,18,000 रुपये उसकी वैल्यू बताई कि ये आरसी कैंसिलेशन के बाद 1,18,000 वैल्यू मिल रही है इसकी। लेकिन बीमा कंपनी ने इसके लिए कोई कोटेशन नहीं दी, ये भी जानकारी नहीं दी कि जिसने 1,18,000 रुपये वैल्यू लगाई है वो महाराष्ट्र जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उससे ऑथोराइज वेंडर है सैल्वेज डिस्पोजल के लिए या नहीं। तो ये सब भी ज़रूरी थी। खैर इंश्योर्ड चूँकि टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट नहीं चाहता था तो ये भी ऑफ़र भी उसके लिए कोई बहुत मायने नहीं रख रहा था। उसके बाद उसने बीमा कंपनी से कहा नहीं साहब इस गाड़ी में खर्चा रिपेयर खर्च ही कम है, इतना नहीं है, और ये गाड़ी 75% से कम में रिपेयर हो जाएगी। सब बीमा कंपनी उसके बाद भी इंश्योर्ड की बात को ना सुने, तो ये ऐसे कन्वर्सेशन चलता रहा। तो जब ये कंप्लेन काफ़ी कुछ दिन बीत गए तो अब बीमा कंपनी ने कहा साहब अब एक नया ऑफ़र देते हैं कि कैश लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट करते हैं, और जो गाड़ी की आईडीवी है, जो भी गाड़ी की आईडीवी है तो उसका 50% हम दे देंगे और उसको टोटल लॉस बेसिस की तरह सेटल करके ख़त्म करते हैं। तो यानी गाड़ी की आईडीवी थी 3,05,000 के आसपास थी। तो 3,05,000 का अगर हम 3,05,833 रुपये थी, और अगर 50% माने तो 1.5 और 2.5 यानी 1,52 यानी 1,51,000 रुपये के आसपास इसमें लाइबिलिटी बीमा कंपनी की आनी थी। तो लेकिन इंश्योर्ड ने कहा साहब 70 जब गाड़ी में खर्च इतना है तो आप 75% तक दीजिए। तो बीमा कंपनी 50% दे रही थी और इंश्योर्ड 75% ऑफ आईडीवी के लिए डिमांड कर रहा था। तो यहाँ भी कोई बात नहीं बन पाई। तो पहले जो बीमा कंपनी जो टोटल लॉस विद आरसी साल्वेज जिसको सेटल करना चाह रही थी उसमें बीमा कंपनी की लाइबिलिटी जो आ रही थी वो आ रही थी लगभग 1,800 रुपये। दूसरा फिर जो उन्होंने एक आरसी कैंसिलेशन के साथ ऑफ़र दिया जिसमें 1,18,000 की साल्वेज आरसी कैंसिलेशन के साथ बेचकर जो क्लेम सेटल कर रहे थे, तो उसमें बीमा कंपनी की जो लाइबिलिटी आ रही थी वो आ रही थी लगभग 1,87,000 मान लेते हैं, 1,87,000 रुपये आ रही थी। तो कहाँ 1,800 और कहाँ 1,87,000, यानी कि लगभग अगर जोड़ें तो 10 गुना बीमा कंपनी की लाइबिलिटी बढ़ गई साल्वेज जो सही तरीका उसके अनुसार करने में। तीसरा ऑप्शन जो बीमा कंपनी ने कहा भाई ठीक है इसको साहब इसको कैश लॉस बेसिस पे सेटल कर लेते हैं। तो वैसे कैश लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट कोई पॉलिसी में दिया गया विकल्प नहीं है, ये एक तरीके का समझौता टाइप का विकल्प है। जब दोनों पक्ष अगर समझौते करने के मूड में हो तो तब ये अप्लाई किया जाता है, वरना ये कोई लीगली ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ भी बात तीसरे ऑप्शन की भी नहीं बनी कि भाई ये जो है
इस तरीके से कैश लॉस बेसिस पे क्लेम सेटल किया जाए। बीमा कंपनी ने जो अप्रूव सर्वेयर साहब की रिपोर्ट दी, उसका जब हमने अध्ययन किया तो उसमें देखा उसमें दो तरीके की, उन्होंने उसमें लगभग 2 तरीके से असेसमेंट किया था। इस जो ये बीमा पॉलिसी थी इसमें एड ऑन कवरेज, जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन कवरेज भी थी, कंज्यूमेबल कवरेज थी, RSA थी, की प्रोटेक्शन थी, इंजन प्रोटेक्टर थी और लॉस टू पर्सनल बिलोंगिंग्स करके ये भी थी। तो जितनी भी एड ऑन कवरेज होती है मोस्टली वो सभी इसमें थी। तो अब ये जो है हाँ, तो इसमें जो सर्वेयर साहब ने की जो सर्वे रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने पार्शियल लॉस मानकर बीमा कंपनी की नेट लायबिलिटी की गणना की हुई थी। और जो बीमा कंपनी की नेट लायबिलिटी की गणना की थी उन्होंने 2 तरीके से की थी। एक तो डेप्रिसिएशन अप्लाई कर की थी जो 1,83,000 कुछ लगभग आ रही थी, 1,85,641 रुपये थी। और दूसरा उन्होंने जो जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन कवरेज को अप्लाई किया तो उसमें जो बीमा कंपनी की जो लाइबिलिटी आ रही थी वो 2,38,766 थी, जो कि गाड़ी की IDV के 75% से ज़्यादा थी। लेकिन अगर जो डेप्रिसिएशन अप्लाई करके की थी वो 1,85,641 थी, जो गाड़ी की IDV के 75% से कम थी। अब वैसे ये समझ से परे है कि उन्होंने 2 अलग अलग तरीके से बीमा कंपनी की लायबिलिटी क्यों निकाली, खैर वो ये उनका निजी मामला है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, खैर सबके अलग अलग तरीके से सर्वे रिपोर्ट बनाने का तरीका होता है। लेकिन इस सर्वे रिपोर्ट में जो लास्ट में जो रिकमेंडेशन थी वो थी नेट ऑफ साल्वेज के लिए रिकमेंडेशन की थी। इस सर्वे रिपोर्ट में कहीं भी नहीं बताया गया था कि ये क्लेम कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस है या कि टोटल लॉस क्लेम है, क्योंकि पॉलिसी में 2 ही तरीके के क्लेम दिए हुए हैं कि अगर 75% ऑफ IDV से ज़्यादा रिपेयर खर्च है तो वो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस है, और अगर 75% ऑफ IDV से कम रिपेयर खर्च है तो पार्शियल लॉस क्लेम है। कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस एक टोटल लॉस का ही क्लेम है। अगर हम मैरीन की जो बुक जहाँ से ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस वर्ड आया है, तो जो टोटल लॉस होते हैं वो 2 तरीके के लॉस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस और एक एक्चुअल टोटल लॉस। तो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस एक टोटल लॉस ही क्लेम है। तो यहाँ पर जो इसके बाद चूँकि बीमा धारक ग्राहक जो थे वो टोटल लॉस बेस्ड क्लेम सेटलमेंट नहीं चाहते थे, तो वो परेशान थे, उन्होंने फिर मुझसे डिस्कशन किया। तो अब फिर मैंने उनको ये सब देखने के बाद मैंने उनको बताया कि बीमा कंपनी को इस तरीके से मेल करनी है। ये जो बीमा कंपनी है इनका मानना है ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस निर्धारित करने के लिए जो कैलकुलेशन करती हैं, तो ये पार्शियल लॉस मानकर बीमा कंपनी की नेट लायबिलिटी निकालते हैं, और विदाउट ये उसमें डेप्रिसिएशन अप्लाई करने के बाद जो नेट लायबिलिटी आती है, अगर वो 75% ऑफ IDV से ज़्यादा है तो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस, अदरवाइज पार्शियल लॉस क्लेम मानते हैं। तो ऐसा मेरे पास एक अन्य क्लेम का उदाहरण था, और जहाँ ये बीमा कंपनी का जवाब था और वरिष्ठ ऑफिसर का उस डिस्प्यूट में, इवन बीमा लोकपाल तक भी वो डिस्प्यूट गया था, वहाँ भी उन्होंने वही जवाब दिया। तो उस जवाब को यहाँ जो इनकी तरफ से शिकायत की गई उसमें वो जवाब रखा गया कि साहब आपका मानना तो ऐसे ऐसे होता है, तो फिर इस नज़रिए से ये गाड़ी का जो नेट लायबिलिटी आ रही है पार्शियल लॉस मानकर गणना करने पर रिपेयर बेसिस में, तो वो 75% ऑफ IDV से कम आ रही है, वो 1,85,641 आ रही है। तो फिर तो ये पार्शियल लॉस क्लेम होना चाहिए, और आपकी ऐसी ये सोच, उसका हवाला सबूत दिया। तो उसके बाद बीमा कंपनी ने कहा साहब हमें कुछ दिन का समय दीजिए, शायद 2 या 4 दिन का बीमा कंपनी ने मेल पर समय मांगा जवाब देने के लिए। और ये महीना
अक्टूबर का चल रहा था। उधर वर्कशॉप की भी फिर वर्कशॉप भी बार बार इंश्योर्ड पे दबाव बना रहा था, भाई या तो अपनी गाड़ी को उठाइए या काम कराइए, बहुत दिन हो गए, कंपनी ने आपकी गाड़ी का क्लेम टोटल लॉस बेसिस पे सेटल करना डिसाइड किया है, तो 10,000 रुपये एस्टिमेट चार्ज और 350 रुपये पर डे के हिसाब से उन्होंने कोई लगभग 21 हज़ार रुपये का उन्होंने पार्किंग चार्ज लगाया। तो टोटल 31,000 रुपये का वर्कशॉप ने बिल बनाया कि 31,000 रुपये का भुगतान कीजिए और अपनी गाड़ी ले जाइए। तो इंश्योर्ड और परेशान कि गाड़ी में काम नहीं हुआ, उधर कंपनी क्लेम नहीं दे रही और 31,000 रुपये का ये बिल बन गया। तो फिर उसके बाद हमने इंश्योर्ड ने फिर भी वर्कशॉप को मेल की कि साहब बीमा कंपनी मेरे क्लेम पे अभी रिव्यू कर रही है और वो उसने कुछ दिन का 2 या 3 दिन का समय मांगा है, जब वो डिसीजन ले लेगी, अभी उसने डिसाइड नहीं किया, डिसीजन के बाद जो भी वो डिसीजन लेगी उसके अकॉर्डिंग मैं डिसीजन ले लूँगा। उसके बाद साहब बीमा कंपनी जो है 2 दिन या 3 दिन बाद बीमा कंपनी का मेल आ गया कि सब ठीक है, हम पार्शियल लॉस बेसिस पे क्लेम सेटलमेंट करने के लिए तैयार हैं और हम वर्कशॉप को रिपेयर अप्रूवल दे रहे हैं। उसके बाद बीमा कंपनी ने रिपेयर अप्रूवल दिया और गाड़ी में रिपेयर काम शुरू हो गया। तो इस तरीके से ये जो टोटल लॉस क्लेम पे सेटल करने के लिए आमादा थी बीमा कंपनी, तो वो पार्शियल लॉस पे तैयार हुई और रिपेयर करने का अप्रूवल वर्कशॉप को दिया। फिर ये गाड़ी साहब एक लंबे समय बाद वर्कशॉप में रिपेयर हुई। रिपेयर होने के बाद बीमा कंपनी से फिर गाड़ी ये रिपेयर हुई 1,13,000 रुपये में, यानी कि ये जो 1 लाख टोटल खर्च हुआ 1,13,000 कुछ रुपए थे, जो भी हैं एग्जैक्टली तो मुझे नहीं ध्यान इस समय। तो ये लगभग 37% खर्च था अगर सबको हम मान लेते हैं एज इट इज़ IDV का 37%। तो कहाँ उस समय सर्वेयर साहब ने 2,38,766 की रिपोर्ट बनाई थी और ये टोटल बिल ही 1,13,000 का बना। तो बीमा कंपनी और अप्रूव सर्वेयर साहब की सोच कितनी गलत थी इस विषय में, यानी उनको आइडिया ही नहीं था लॉस का कि कितना लॉस है, दुगने से भी ज़्यादा वो एज्यूम लॉस कर रहे थे और उसको टोटल लॉस बेसिस पे सेटल करने के लिए दबाव बना रहे थे, जबकि टोटल भी अगर पास करें तो 37% ऑफ IDV ये लॉस था। तो उसके बाद अब जब ये तैयार हो गया तो बीमा कंपनी ने कहा साहब हमारी लाइबिलिटी इसमें 94,000 समथिंग है और 19,000 यानी 19,000 रुपये इंश्योर्ड की हिस्सेदारी है। ये कैशलेस क्लेम फैसिलिटी इसमें इंश्योर्ड की देने के लिए बीमा कंपनी कह रही थी। अब इंश्योर्ड ने जब मुझे ये बताया, मैंने कहा भाई 19,000 तो बहुत ज़्यादा है, आपकी गाड़ी में तो सारी कवरेज है, 0 डेप्रिसिएशन भी है, इंजन प्रोटेक्टर भी है, कंज्यूमेबल भी है, तो फिर ये किस बात के ये सब इतने 19,000 रुपये। तो फिर वो जो बिल है वो चेक किया। उसके बाद बीमा कंपनी को एक शिकायत की कि साहब ये जो है ये गाड़ी में जो पॉलिसी है इसमें तो एड ऑन कवरेज भी है और ये 19,000 तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ तो सिर्फ कंपलसरी एक्सेस क्लोज 1,000 रुपये हम बीमा धारक की हिस्सेदारी होनी चाहिए थी। उसके बाद बीमा कंपनी ने समय लिया फिर 2 दिन का, बोले हम रिव्यू करते हैं। तो रिव्यू करके जो 19,000 था उसको 17,100 कुछ रुपये कर दिया, यानी कि लगभग 2,000 रुपये उन्होंने हिस्सेदारी इंश्योर्ड की कम की और बीमा कंपनी की लाइबिलिटी को 94 से 96,000 समथिंग किया। लेकिन 17,000 रुपये भी बहुत कुछ थे। उसके बाद उन्होंने जो ये 17,100 रुपये किया, इसके साथ एक लेटर भी दिया, एक असेसमेंट शीट क्या सिर्फ शीट जिसमें डिटेल थी कि कौन कौन से पार्ट्स नहीं अलाउ किए गए। तो उसमें था जैसे इंजन ऑयल पैन वो नहीं अलाउ किया, गियर बॉक्स की जो लेबर थी शायद 4,500 रुपये के आसपास वो नहीं की। ऐसी जो लेथ की जो लेबर जो इंजन के काम होने में लेबर हुई वो अलाउ नहीं की थी। बहुत सारे इंजन के छोटे छोटे पार्ट्स थे
जो नट वाशर या जो इस तरीके की चीज़ें थी जो अलाउ नहीं की गई थी। एक दो चीज़ ऐसी थी छोटी मोटी जो जिसका ठीक है समझ आता था कि क्लेम नहीं बनना चाहिए। तो अगर 2-3 हज़ार रुपये इस क्लेम में 1,000 तो कंपलसरी एक्सेस और 2,000 रुपये और होती तब तो बात समझ में आती। तो लेकिन ये 17,000 बहुत ज़्यादा थे। तो हाँ, और जो सर्वेयर साहब की जो पहली रिपोर्ट मिली थी जो उन्होंने अक्टूबर 2023 में बनाई थी, उसमें उन्होंने इंजन के बहुत सारे ब्लॉक असेंबली उन्होंने असेस की हुई थी, गियर बॉक्स हाउसिंग भी अलाउ की थी, उन्होंने लेथ की लेबर भी अलाउ की थी, बोरिंग की लेबर भी अलाउ की थी और बहुत सारे और इंजन से रिलेटेड पार्ट्स भी अलाउ किए थे। लेकिन यहाँ पे इसमें उनको वो मना कर रहे थे। ऐसा बीमा कंपनी ने जो ये जवाब दिया उसमें लिखा था कि हमने अप्रूव्ड सर्वेयर की असेसमेंट के आधार पे ये क्लेम सेटल किया है। तो इसके बाद हमने फिर बीमा कंपनी को जवाब लिखा, साहब ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट एड ऑन कवरेज की भाषा, इसके अनुसार ये क्लेम सेटलमेंट नहीं है, तो इंश्योर्ड इससे सेटिस्फाइड नहीं है। उसके बाद फिर चूँकि इंश्योर्ड बहुत दिन हो गए थे गाड़ी, तो इंश्योर्ड ने कि भाई चलो ठीक है अपनी गाड़ी तो ले लेते हैं। तो इंश्योर्ड फिर गाड़ी लेने गया वर्कशॉप में। तो अब जो वर्कशॉप है वहाँ उनके पास तो 19,000 की खबर थी। फिर उन्होंने बीमा कंपनी से बात की, तो बीमा कंपनी ने अब 19 फिर 17,100 आई और थोड़ा कम करके 16,000 समथिंग, शायद 16,500 रुपये लेके जो इंश्योर्ड की हिस्सेदारी 16,500 रखी और गाड़ी दे दी। लेकिन ये 16,500 रुपये भी बहुत ज़्यादा हैं। 2-3 हज़ार रुपये तक तो ठीक था, तो इसमें 12-13 हज़ार रुपये ज़्यादा है। तो इसके लिए प्रॉपर शिकायत दर्ज करा दी गई है। बाकी इंश्योर्ड को गाड़ी मिल गई है, वो बाद में बीमा लोकपाल ऑफिस जाके या प्रॉपर और शिकायत करके हायर अथॉरिटीज़ में ये पैसे भी वापस ले लिए जाएंगे। तो कुल मिला के इंश्योर्ड जिसकी गाड़ी में ये बीमा कंपनी 1,800 रुपये दे के क्लेम सेटल कर रही थी, उसको अपना उसकी गाड़ी रिपेयर बेसिस पे सेटल हुई, गाड़ी रिपेयर हुई, उसके पास गाड़ी है, तो वो अपना काफ़ी खुश हैं। तो ये इन्होंने एक अगस्त में लगी जो एक्सीडेंट हुई थी गाड़ी और जो इनको अब जाकर मिली कल यानी कि 5 जनवरी 2024 को, तो अपना हक पाया। इसमें हमारी भी थोड़ा सहयोग रहा, तो हमें भी बहुत खुशी है। तो अगर कभी आपका भी साथ ऐसा कुछ अनुभव हो तो आप भी इसी तरीके से अपना हक पा सकते हैं। ये है। तो अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसको विराम देते हैं, फिर मिलते हैं। नमस्कार।